तो नमस्कार, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो चैप्टर 1 है क्लास 10 हिस्ट्री का, उसकी दीर्घ करने जा रहे हैं। और अगर आपने उसमें पहले की वीडियो को नहीं देखा जिसमें मैं तकरीबन 10 इसका लघु कराया था, तो एक बार आप पहले इस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद दीर्घ को देखेंगे। और जो वीडियो का आपका जो पॉपअप है वो ऊपर देखेगा, ऊपर आपको शो कर रहा है, तो उस पर एक क्लिक करके पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं वो जो कुछ दीर्घ सवाल बचे थे उसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताओ। हमें लगता है कि ये वैसे सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू रिपीट किए जाते हैं बार बार। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि मेजनी कौमा है काउंट काबूल का योगदान। बोल रहे कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और योगी सेनापति था। पहले मेजनी के बारे में बात करें। मेजनी कौन थे? मेजनी एक साहित्यकार थे, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे और योगी सेनापति भी थे। बोले कि मेटरनिख युग के पतन के बाद विभिन्न परिस्थिति में इटली में मेजनी का प्रादुर्भाव हुआ, उसके योगदान निम्नलिखित है। दो तीन चीज हमेशा याद रखें। अगर आप चैप्टर 1 पर है तो चैप्टर 1 से आपको दो तीन चीज याद रखना है। पहला, अब मेजनी के बारे में आपको याद रखना है। दूसरा, कान कावड़ के बारे में याद रखना। तीसरा, गैरिबाल्डी के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनसे सवाल कंटिन्यू पूछे जाते हैं। ये मेजनी के बारे में कह रहा है कि मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया और युवा शक्ति में विश्वास करता था तथा कहा करता था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो विद्रोह का नेतृत्व युवकों के हाथ में दे दो। मेजनी हमेशा कहा करता था कि अगर समाज में बदलाव चाहिए तो युवक ही बदलाव ला सकते हैं, जो भी जोशीले हैं, जो किसी चीज को बदलने की क्षमता रखते हैं। बल्कि यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण था। ठीक है, यंग इटली जो संगठन बनाई गई थी उसका केवल और केवल एक रीजन था। उसका केवल रीजन क्या था कि ये जो इटली है, ठीक है, इटली को ऑस्ट्रिया से फ्री कराना है। और ऑस्ट्रिया को फ्री मतलब इटली को ऑस्ट्रिया से फ्री कराने के बाद जो उसका एकीकरण है वो करना था। उसने बोला कि उसने जनता, जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। आप अगर लघु में पढ़े होंगे तो लघु में भी दो तीन तरह का हम आपको नारा बताए थे। जैसे एक प्रजातंत्र का नारा दिया गया था, दूसरा पितृसत्ता या हाँ पितृसत्ता या पितृछाया करके एक नारा दिया गया था। बड़े कि इससे युवाओं में एकता का सूत्रपात हुआ था। 2 वर्ष के भीतर यंग इटली के सदस्यों की संख्या 60,000 तक पहुंची। सोच के देखिए कि जब भी कोई चीज को बनाया जाता है तो उसमें स्टार्टिंग में 1 से 2 लोग ही होते हैं। धीरे धीरे लोग आपके विचारों से प्रभावित होने लगते हैं और धीरे धीरे लोग आपके विचारों से जुड़ते चले जाते हैं। और जैसे जैसे लोग आपके विचारों से जुड़ते चले जाते हैं वैसे वैसे आपका कारोबार बढ़ता चला जाता है। यही हुआ यंग इटली के साथ। शुरुआत में बहुत कम लोग थे, उसके बाद इसकी संख्या बढ़ गई 60,000। बल्कि उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। हाँ, इनकी विचारधारा थोड़ा उग्रवादी थी। मतलब युवा इनसे ज्यादा इसलिए जुड़ पाते थे क्योंकि युवा को काफी ज्यादा हिंसात्मक तरीका करने का मौका मिल जाता था। बल्कि वहां से अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करते रहे। इटली के एकीकरण में उसे पैगंबर कहा गया। ये याद रखिएगा, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण में पैगंबर किन्हें कहा गया था, तो इटली के एकीकरण में पैगंबर की संज्ञा दी जाती थी मेजनी को। अब आते हैं गैरिबाल्डी और काउंट काबूल के योगदानों की चर्चा करते हैं। देखिए, बोले कि गैरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। उसने लाल कुर्ते नामक नवयुवकों का एक संगठन तैयार किया। आप शुरू से अंतिम तक देखते रहिएगा ना, तो जो भी थे व्यक्ति, मतलब जो भी व्यक्ति रहा, सबने एक ही काम किया। और सबने क्या किया? सबने युवकों को एक जगह इकट्ठा किया, सबने युवाओं को एक जगह संगठित किया, उनको बताया, उनको समझाया बुझाया। क्योंकि युवा देश की वो शक्ति है जो किसी भी एक सरकार को या किसी भी पूरे साम्राज्य को गिराने की या बदलने की साहस रखती है। लेकिन इसकी सहायता से उसने 1860 ईस्वी में नेपलस के राजा को पराजित किया। ठीक है, बाद में सिसिली और पोप को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद गैरिबाल्डी ने अपने सारे जीते हुए इलाके को विक्टर इमानुएल को सौंप दिया और विक्टर को इटली का राजा घोषित कर दिया। अब याद रखिएगा, जब पूरा साम्राज्य जीतता है ना गैरिबाल्डी, तो गैरिबाल्डी शुरू में पढ़े कि गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक भी था। तो जब नाविक था, जब वो पूरे साम्राज्य को जीतता है, तो साम्राज्य को जीतने के बाद वो जीते हुए सारे चीजों को छोड़ देता है, एक राजा को सौंप देता है। राजा का नाम याद रखिएगा, राजा का नाम था विक्टर। ठीक है, और विक्टर इमानुएल नाम था उसका। उसके बाद वो नॉर्मल जीवन यापन, मतलब किसान की तरह जीवन यापन करना शुरू कर देता है। क्योंकि उसको कभी समाज में इंटरेस्ट ही नहीं था, या वो कभी समाज के प्रति उतना ज्यादा एक्टिव ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते बोर्ड है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ये भी सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं।
बड़ी 1848 ईस्वी को क्रांति के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी का एकीकरण क्रांतिकारियों के प्रयत्नों से नहीं होना था। उसका एकीकरण एक सैन्य शक्ति प्रधान साम्राज्य के रूप में शासकों द्वारा होना था, और इस कार्य को पूरा किया बिस्मार्क ने। ये याद रखिएगा कि जर्मनी का एकीकरण केवल प्रयास या प्रयत्न नहीं था। जर्मनी का एकीकरण एक सैन्य शक्ति प्रधान प्रयास था, जिसको बिस्मार्क के द्वारा पूरा किया गया था। बड़े जनवरी 1830 में विलियम प्रथम, प्रथा नहीं ये प्रशा होगा, ठीक है, यहाँ पे था हमारा प्रशा। बड़े जनवरी 1830 में विलियम प्रथम प्रशा का शासक बना, और उसने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। चांसलर मतलब था प्रधानमंत्री। तो ये याद रखिएगा कि जब विलियम प्रथम राजा बनता है तो उसने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बड़े कि बिस्मार्क प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण करना चाहता था, और ऑस्ट्रिया उसका विरोध कर रहा था। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। बिस्मार्क समझता था कि सैन्य शक्ति क्या है, यह सैनिक कैसी शक्ति होती है, वो तो इस चीज को महत्व को समझते हुए वो आगे कार्य करता है। देखिए, हम माफी चाहेंगे, हम आज से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सुबह का बजे 4:20, और 4:20 की क्लास आपके इसलिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं क्योंकि फिर हम 5 या 6 बजे से हमको क्लास स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद तो फिर आपके क्लास के लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, बाकी थोड़ा सा मेहनत आप कीजिए खुद के लिए, हमारे लिए नहीं। आप खुद के लिए मेहनत कीजिए, पढ़िए और रिविजन कीजिए। बड़ी कहता है इसके लिए उसने रक्त एवं लौह की नीति का उल्लंघन किया। ये अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि रक्त एवं लौह की नीति का उल्लंघन किसके द्वारा दिया गया था, तो रक्त एवं लौह की नीति का उल्लंघन दिया गया था बिस्मार्क के द्वारा। बड़ी उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रशा का सुदृढ़ीकरण किया, और इस कारण प्रशा ऑस्ट्रिया से किसी मायने में कम नहीं रहा। बिस्मार्क का पूरा फोकस था प्रशा को मजबूत बनाने का, एक इतना मजबूत शक्तिशाली समाज को बनाने का, तो जितनी भी पीछे गलतियां हुई है या जिस तरह से भी उसका शोषण हुआ है वो शोषण को रोका जा सके, और प्रशा को इतने शक्तिशाली समृद्ध देश बनाया जा सके कि वो किसी से टक्कर ले सके। भाई तब बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध कर जर्मनी के एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। तो यह देश याद रखिएगा किन किन देश के साथ युद्ध हुआ था। डेनमार्क के साथ हुआ था, ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था तथा फ्रांस के साथ हुआ था। ठीक है, कौन किया था? अच्छा, किसके लिए किया गया था? जर्मनी को एक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। भाई राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का भाग बनते हैं। यह तो शॉर्ट भी सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद क्या है, या राष्ट्रवाद क्या है, क्या समझते हैं। अब बोले कि राष्ट्रवाद के उदय के निम्न कारण है। पहला, यूरोप में पुनर्जागरण। ठीक है, ये पॉइंट है, अगर हम ऐसे आपको हाईलाइट कर दें, चलिए ये जो है ये पहला पॉइंट है। ठीक है, यूरोप में पुनर्जागरण, फ्रांस की राज्य क्रांति, नेपोलियन का आगमन, ये मैंने इसलिए दिया ताकि आपको क्लियर हो सके। अब देखो बड़े कि पुनर्जागरण के कारण कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि पर गहरा प्रभाव पड़ा, और लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, जिसने राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया। ठीक है, जब जब समाज में शोषण हो गया, जब जब समाज एक शोषित समाज की तरफ आगे बढ़ेगा, तो उसमें परिवर्तन हो गया। परिवर्तन किसमें? कला में हुए, मतलब आर्ट में हुए, साहित्य में हुए, विज्ञान में हुए। इन सभी ने लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, और लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालने के दौरान क्या हुआ कि लोगों के दृष्टिकोण बदले, लोगों की सोच में बदलाव हुआ, और तब जाके लोग राष्ट्रवाद से जुड़े। बोले कि फ्रांस की राज्य क्रांति क्या थी? बोले कि इसने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबार, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दी। राजनीति पहले कुछ लोगों के लिए बड़ी जागीर थी। लोगों को यह लगता था कि हमारे बाप की जागीर है, कि नहीं होता है कि अगर हम राजनीति में तो हमारा बेटा आएगा, उसके बाद कोई नया व्यक्ति नहीं आएगा। लेकिन इस आंदोलन ने एक राजनीति को सड़क का छाप बना दिया। कोई भी व्यक्ति अब राजनीति में आसानी से इंटरेस्ट ले सकता था, कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में आसानी से भाग ले सकता था। उसके बाद बोले कि नेपोलियन का आक्रमण। बोले कि नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसको वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक, उसके बाद बोले कि दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति की विक्षोभ भी जगा। तो ये नेपोलियन का आक्रमण भी बड़ा ज्यादा मायने रखता है जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए। उसके बाद बोले कि नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1814-15 में इकट्ठा। तो नेपोलियन का जब पतन होता है तो यूरोप की जो भी शक्तियां होती है वो एक जगह इकट्ठा होती है। समय याद रखिएगा, समय था 1814 से 1815 ईस्वी में, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिससे नेपोलियन के युद्ध और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था।
देखिए नेपोलियन जब आया था तो नेपोलियन के युद्ध ने काफी ज्यादा चेंजिंग किया था। तो जब कोई राजा आते हैं तो उसके बाद वो अपनी पूरी सत्ता वापस चाहते हैं, और सत्ता वापस कब आएगा? जब किसी के द्वारा दिए गए कानून व्यवस्था को हम नष्ट करेंगे। बोले कि जुलाई 1830 की क्रांति क्या थी? ये जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे तो सवाल देखिए। बोले कि चार्ल्स दसम एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभार रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र भावना को दबाने का प्रयास किया। एक ऐसा शासक जो कभी ये नहीं चाहता था कि कोई भी जनता या कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ बात करे, वो जो कह रहा है वही सही है, या मतलब वो गलत नहीं हो सकता। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्ने को प्रधानमंत्री बने। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी जनता के हित में काम ही नहीं किया। बोले कि पोलिग्ने ने लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पे शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की। अब वही समझिए, एक वही अभिजात वर्ग जिसमें ये वर्ग था, एक पावरफुल व्यक्ति ही किसी एक बड़े पद पर स्थापित होगा। अगर आप किसी नीचे जाति के हैं, या आप दास हैं, किसान हैं, शिक्षक है, तो आपको यह अधिकार नहीं मिलेगा कि आप इस सत्ता का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जहां लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए था वहां से लोकतंत्र को निकाल के अभिजात वर्ग की स्थापना की जाती है। उसके बाद बोल रहा है कि उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिग्ने के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। देखिए, अगर आप पक्ष में है, पक्ष पर मनमानी कीजिएगा तो हर एक लोकतंत्र में विपक्ष भी होता है जो आपकी बातों को रोकने की हिम्मत रखता है। चार्ल्स दसम, ये दसवां नहीं, ये दसम है। चार्ल्स दसम ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश के विरोध में पेरिस की क्रांति दौड़ गई। ठीक है, अब देखिए जो राजा थे या जो एक शासक समझिए, उसने इसके विरोध में एक प्रतिरूप निकाला। डेट था 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 ऑर्डर जारी किए गए जिससे एक देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। फ्रांस में 28 जुलाई से गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। किसी किसी वजह पक्ष और विपक्ष के बीच। बड़े इसी जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसके साथ ही चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड चला गया, और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया और लुई फिलिप को सत्ता प्राप्त हुई। लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर आप शासन करते हैं और शासन के दौरान अगर आप शोषण करते हैं तो जनता एक समय पर उब जाती है, और जब जनता उब जाती है तो फिर आपका अंत निश्चित है। और लास्ट सवाल, बड़े यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण है। तो बड़े यूनानी तुर्की साम्राज्य का अधीन था। फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाया जाने लगा। यूनान जो था वो यूनान शुरू में तुर्की साम्राज्य के अंदर आता था। अब यूनान हमेशा चाहता था कि वो तुर्की साम्राज्य से बाहर रहे, तो तुर्की साम्राज्य से खुद को बाहर करने के लिए उसने आंदोलन चलाना शुरू किया। उसके बाद बोला कि यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा और सम्मान का पर्याय था। इसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद विरोध देता। यूनान जो था वो लोगों में प्रेरणा का स्रोत था, और हर लोग चाहते थे कि यूनान आजाद हो, भले सरकार उसके पक्ष में हो या ना हो। बड़े कि इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानी की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए। जैसे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी, इधर रूस भी अपनी समाजवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। ठीक है, धीरे धीरे रूस भी क्या हुआ, रूस भी अपना बदलना शुरू हुआ। उसके बाद बोले कि यूनान में स्थिति तब विस्फोटक बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया। क्योंकि कोई भी राजा हो या कोई भी शासक हो, कभी नहीं चाहेगा कि आप हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए या हमको इतना छूट दे कि आप हमारे खिलाफ कोई बात कीजिए। बल्कि 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपचिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गए थे, परंतु वो मेटरनी के दबाव में खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। परंतु जब जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। यही रीजन था कि जार निकोलस द्वितीय को जनता ने काफी ज्यादा प्यार किया था। और अगर हम बात करें जार की, तो जार का मतलब होता है राजा। ठीक है, उसके बाद बोले कि अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ, वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। तो ये था हमारा आज का टोटल 5 सवाल। और मैंने फिर भी कहा कि अगर आपने इससे पहले कला को नहीं देखा होगा तो राइट कॉर्नर के ऊपर, ये राइट कॉर्नर का जैसे ये जो मेरा वीडियो चल रहा है, तो यहाँ पे एक पॉपअप की तरह आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप जो पीछे जो लघु का जो हमने प्रश्न कराया अब वहां पहुंचेगा, वहां पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो उसके लिए मिलते कल एक नए सेशन के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं एक कल नए सेशन के साथ। धन्यवाद आपका।